person and SSC. यस, पर्सन एंड एसएससी। पर्सन का डेफिनेशन में सर आपने तो बोला था बहुत लोग, इंडिविजुअल, सब एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, सब एक साथ, एकदम शर्म की कोई कारण नहीं है, शर्माना नहीं है। इंडिविजुअल था, फर्म था, एचयूएफ था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल था, कंपनी था, आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन था, लोकल अथॉरिटी था। ये डिफरेंट कैटेगरी को पर्सन माना जाता है। एनी डाउट अबाउट इट? आई थिंक नो। नेक्स्ट आया था एसएससी। मैंने एसएससी को 4 कैटेगरी में डाला था। एक, एनी पर्सन जिसका इनकम टैक्स ड्यू है उसको एसएससी माना जाएगा। एनी पर्सन जो इनकम टैक्स ड्यू नहीं है लेकिन टैक्स छोड़ के इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का अमाउंट ड्यू है उसको भी माना जाएगा एसएससी। एनी पर्सन उसका कोई टैक्स ड्यू नहीं है भी तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन वो दूसरे के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको मान रहा है डीम टू बी एसएससी, वो भी हो सकता है। उसका वो किसी का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, उसका टैक्स भी ड्यू नहीं है, लेकिन उसने क्या गलती किया, वो दूसरे के लिए बाय डिफॉल्ट एसएससी बन गया बिकॉज उसने पेमेंट, स्टैट्यूटरी ड्यूज प्रॉपर्ली पेमेंट नहीं किया था जो होना चाहिए था। जैसे टीडीएस नहीं दिया, वो एसएससी इन डिफॉल्ट बन जाएगा। और मतलब चार था, 5 नंबर क्या था याद है? जिसके अगेंस्ट में कोई ड्यूटी तो नहीं है, सब मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन तब भी उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स चल रहा है। वो खुद का इनकम असेसमेंट के लिए प्रोसीडिंग्स चल रहा है और दूसरे का इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए प्रोसीडिंग्स चल रहा है, वो भी एसएससी बन जाएगा। सो दे आर द डेफिनेशन ऑफ एसएससी। नाउ आज हम लोग करेंगे यूनिक मैटर, दैट इज क्या? प्रीवियस ईयर। ये क्या होता है? प्रीवियस नाम देख के ही आपको पता चलता है पुराना ईयर। तो क्या प्रीवियस ईयर है, क्या असेसमेंट? अच्छा, देखना पड़ेगा। इट इज द फाइनेंशियल ईयर when the assessee will earn income। जहां पर एसएससी इनकम अर्न करेगा, इट इज द ईयर immediately preceding मतलब पहले, immediately preceding का मतलब है जस्ट पहले, preceding the assessment year। सर 80 के बाद ये नेक्स्ट स्टार्टिंग वाला क्या बोलो? बाप रे, सर 80 होगा ना स्टार्टिंग? हाँ सर वो बोल रहा है स्टार्टिंग में 8 इज होगा ना। स्टार्टिंग में 8 इज द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ आप लिखे हैं 8 द फाइनेंशियल ईयर। नहीं समझ आया आपको?
Right. It is the financial year, thank you, when the assessee have earned the income. For our exam, previous year is 2020-21. It starts from 1st April. It starts from 1st April of a year and ends on 31st सर March. सर कुछ टाइप नहीं हो रहा है। सर टाइप नहीं हो रहा है। How is it possible? It is immediately preceding the assessment year. It starts. Hello. It starts from 1st April of a year and ends on 31st March of next year. For our exam, financial year is 2020-21. Generally, it is a period of 12 months. It is a period of 12 months, 12 महीना का period होता है, with one exception. With one exception, क्या है? As follows. क्या? New business established in the current year. Hold 1 minute. सर खेला बच्चे सर अरे बाप, दौड़ चला। ओह, बाप रे बाप, इतना इंस्पिरेशन कहां से आता है? बाप रे बाप। तो मैंने बोला था वो लोगों को, ऑनलाइन क्लास चलता है, आप लोग सुबह मत निकालिए, शाम को मत निकालिए। कौन सुनेगा? वो थप्पड़ दे देगा मुझको।
न्यू बिजनेस एस्टैब्लिश इन द करेंट ईयर, करंट ईयर मतलब जिस साल में न्यू बिजनेस एस्टैब्लिश हो रहा है उस साल में तो प्रीवियस ईयर पूरा 12 महीना का नहीं हो सकता। मान लीजिए अक्टूबर का 1 तारीख से शुरू हुआ है तो उसका प्रीवियस ईयर कभी भी 12 महीना नहीं हो सकता है, उसका प्रीवियस ईयर 6 महीना ही होगा। नेक्स्ट ईयर एंड ऑनवर्ड से उसका 12 महीना ही हो जाएगा। ब्रैकेट में न्यू बिजनेस एस्टैब्लिश इन द करेंट ईयर, previous year may be less than 12 months. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बिजनेस एस्टैब्लिश ऑन 1/10/2020. Your previous year is for 6 months. That is 1/10/2020 to 31/3/2021. दूसरा new source of income arising in the current year. Previous year may be less than 12 months. For example, Chand, Mr. Chand joined in ITC Limited on 1/1/2021 after completion of his graduation. Your previous year equal to year is for कितना? Not एक साल, 3 months. That is 1/1/21 to 31st March 2021. Clear? सर Hold. हाँ बोलो। बोल रहे फॉर आवर एग्जाम प्रीवियस ईयर 2020-21 होगा इधर। हाँ 2021 यस। मतलब 2021 मतलब 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 नो चेंज। 31/3/2021 okay with some exceptions. बोलिए कोई डाउट? तो प्रीवियस ईयर क्या होता है सर? ईयर जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इनकम को अर्न करते हैं और उसका असेसमेंट कब होगा? उसका असेसमेंट होगा नेक्स्ट ईयर में। तो चलिए असेसमेंट ईयर क्या होता है?
assessment year. It is the year where income of the previous year is assessed. It is a period of 12 months. It is a period of 12 months. 12 months starting from 1st April to and ending on 31st March in the next year. Assessment year is next to previous year. मतलब प्रीवियस ईयर के बाद ही आप लोगों का असेसमेंट ईयर शुरू होता है और प्रीवियस ईयर का इनकम ही आप असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट करेंगे। ये यहां पर ऑलवेज 12 मंथ फिक्स रहेगा, देयर इज अ नो एक्सेप्शन। यहां पर एक्सेप्शन है लेकिन यहां पर ऐसा कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। सो 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st April एंड एंडिंग ऑन 31st March नेक्स्ट ईयर। For our exam, assessment year is 2020. 20 is the previous year, so 2021-22 is the assessment year. Clear or not? यहां पर कोई exception नहीं रहेगा जहां पर क्या होगा 12 महीना से कम हो सकता है असेसमेंट ईयर। ऑलवेज असेसमेंट ईयर इज फॉर 12 मंथ्स। देयर इज अ नो अंडर एनी सिचुएशन assessment year never be less than 12 months. ये 12 महीना से कम नहीं हो सकता, लेकिन प्रीवियस ईयर 12 महीना से कम हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर जहां पर आप इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर जहां पर आपका इनकम का असेसमेंट कैलकुलेशन होता है, टैक्स का कैलकुलेशन होता है। असेसमेंट ईयर में ही आपका इनकम का कैलकुलेशन होता है, टोटल इनकम कंप्यूट होता है। ये जो असेसमेंट का काम चलता है वो सब असेसमेंट ईयर में आपका काम चलता है। दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। जनरल रूल, एक्सेप्शन ऑफ द जनरल रूल। क्या जनरल रूल है? As previous year assessment year is next to previous year। यहां का एक्सेप्शन क्या है? Where
प्रीवियस ईयर इक्वल टू असेसमेंट ईयर, मतलब जनरल रूल बोल रहा है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के बाद वाला ईयर में होगा, लेकिन मैं आपके सामने ऐसा कुछ सिचुएशन रखूंगा जहां पर प्रीवियस ईयर को ही माना जाएगा असेसमेंट ईयर। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना बार आया है मैं भी खुद नहीं जानता, इतना बार क्वेश्चन में आ चुका है। व्हाट आर द सिचुएशन मेंशन द फोर सिचुएशन व्हेन द प्रीवियस ईयर इक्वल टू असेसमेंट ईयर। तो पहले प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया हम लोगों ने, असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया, ये भी बताया प्रीवियस ईयर 12 महीना बा उससे कम हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीना और उससे कम नहीं हो सकता। ये भी बताया प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद प्री असेसमेंट ईयर शुरू होता है, तो 1 अप्रैल एंड 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। और ये शुरू कब होता है 1 अप्रैल? जस्ट सब्सिक्वेंट टू द असेसमेंट ईयर, 1 अप्रैल एंड एंडिंग टू 31 मार्च इन द नेक्स्ट ईयर। कौन कौन सा सिचुएशन में? एक्सेप्शन 1, शिपिंग बिजनेस of non-resident, कोई बाहर का शिप अगर इंडिया में आके माल अनलोडिंग करता है तो वहां का इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स देना पड़ता है, लेकिन शिप तो छोड़ के चला जाएगा, उसको कैसे में आप पकड़ोगे? अमेरिका से जाके शिप को लेके आओगे, भाई टैक्स दो, थोड़ी आएगा। तो शिप माल जमा देके, शिप माल लेके जमा देके अगर चला गया, उसने इंडिया में माल डिलीवरी करने से उसको जो इनकम हुआ है वो इनकम के ऊपर तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो अगर इंडियन शिप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉन रेसिडेंट बाहर वाले का अगर कोई शिप है तो उसको आप पकड़ेंगे कैसे? देन उसके लिए, बिकॉज वो चिल्ला के बोलेगा भाई आप लोगों का ही तो नियम है, जिस ईयर में इनकम करोगे नेक्स्ट ईयर में टैक्स दोगे, तो चलो फंसो। दीपक एक शिप लेके आया है, दीपक नॉन रेसिडेंट एक शिप लेके आया है, आके कहां पर? कलकत्ता पोर्ट, मतलब आपको खिदिरपुर पोर्ट में माल उतारा। माल उतारने के टाइम कस्टम ऑफिसर खड़ा था शोएब को देखा, देख के उसको बहुत अच्छा लगा, माल देके चला जा रहा है। शोएब को उसने बोला, शोएब बोला तुम पैसा नहीं दोगे? बोले क्या, किसका पैसा? बोले तुमने जो इनकम किया उसका पैसा नहीं देगा। दीपक शोएब का गाल में उसको एक पप्पी देके क्या बोले, बेटा बेटा जाके इसका नोट्स पर, उसमें क्या बोला है? प्रीवियस ईयर का सब्सिक्वेंट ईयर उसका होता है, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर होता है असेसमेंट ईयर। मैंने इनकम प्रीवियस ईयर में किया है, यस 2021 में किया। सर ने क्या बोला था, उसका असेसमेंट कब होगा? 21-22 में। शोएब को भी लगा हाँ ठीक ही तो बोल रहा है। बाद में शोएब को बगल में, शोएब के साथ उस दिन देखा, बात करने के लिए आया था कौन? बात करने के लिए आया था राहुल आके शोएब के साथ बात कर रहा था। वो शोएब ने बोला देखो वो पैसा नहीं दे रहा चाहता है, बोल रहा है सर ने बोला था इस साल का इनकम नेक्स्ट ईयर में टैक्स होगा, ठीक ही तो बोला है। शोएब ने राहुल ने जाके दीपक को एक थप्पड़ मारा। बोले क्यों थप्पड़ मारा मुझको? बोले गधा, जाके नोट्स को लास्ट पर फेस पर एक्सेप्शन में बोला था ऐसा कुछ इनकम है जहां पर शिपिंग प्रीवियस ईयर उसका असेसमेंट ईयर ही माना जाएगा, मतलब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम हो जाएगा। उसमें फर्स्ट नाम सर ने क्या लिखा था? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट, पर्सन लिव इन इंडिया। नौरीन का शादी यूएसए में हो गया। नौरीन अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के बाद छोड़ दिया। छोड़ के जाने के टाइम उसका यहाँ पर नौकरी हुआ, तो नौकरी के बाद उसका सैलरी भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन क्या किया, उसका शादी यूएसए में हो रहा है। तो यूएसए में शादी कर बना के हम तो यूएसए चले जाएंगे, शादी करके चला गया। जाने के टाइम उसके रास्ते में एयरपोर्ट का ऑफिसर में उसको खड़ा निकला कौन? नेहा उसके सामने बैठी थी। बोला ए नौरीन कैसा है? बोला मेरा शादी हो गया, क्या मजा। बोला अच्छा तो कहाँ जा रहा है? बोला मैं अमेरिका जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या करता था? बोला मैं तो टीसीएस में नौकरी करता था।
हायर पोजीशन में नौकरी था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो मेरा नौकरी से इनकम भी बहुत था। बोला वेरी गुड, सैलरी टैक्स दिया है? बोले ये गधा, तू तो भी क्लास करता था, क्लास का नोट्स पर उसमें क्या लिखा था? उसमें बोला गया था प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स दूंगा। तो बोले तू तो चला जा रहा है, हाँ तो टैक्स कब देगा? असेसमेंट ईयर में दूंगा। नेहा बोल रहा है तुझको कैसे पकड़ूंगा? बोले वो मैं क्या जानता हूं, सर ने तो बोला था प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में नहीं टैक्स होगा, असेसमेंट ईयर में टैक्स होगा। बगल में था कौन? नेहा, ना निखत, एक थप्पड़ मारा नौरीन को। बोले क्यों थप्पड़ मारा मुझको? बोले नोट्स का नीचे वाला पर पर्सन अगर लिविंग इंडिया कर रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है नौकरी और ये सब लेके, तो उसको क्या मानेंगे? उसका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम है, मतलब उस प्रीवियस ईयर का इनकम उसी ईयर में उसको टैक्स चुकता करके असेसमेंट कंप्लीट करके उसको जाना पड़ेगा। ठीक है? 3 पर्सन likely to transfer property to avoid tax। कंपनी क्या कर रहा है, कोई बंदा क्या कर रहा है, उसका खुद का बिजनेस है, वो जानता है उसका इनकम उसके हाथ में होगा तो उसका बहुत 30% रेट में टैक्स हो जाएगा। उसने क्या किया, पूरा बिजनेस को शिफ्ट करा दिया किसी दूसरे के नाम पे, सो दैट उसके ऊपर टैक्स का हावी नहीं पड़े। ये सिचुएशन में उसको माना जाएगा जिस ईयर में ऐसा उसने घटना किया है उसका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर उसका सेम होगा। मतलब अगर पर्सन 2 नंबर ही करना चाह रहा है, उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाह रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा तुमको इमीडिएट उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। बोलेगा मैं नेक्स्ट ईयर में दूंगा, बोलो नहीं, तुमको अगर तुम्हारा इंटेंशन गलत लगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चल गया, तुमको प्रीवियस ईयर इक्वल टू असेसमेंट ईयर बना के ही छोड़ेगा। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, आप जानते हैं बिजनेस गोइंग कंसर्न है। पुप्पू है, पुप्पू ठीक है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस के लिए भी क्या है, प्रीवियस ईयर इक्वल टू असेसमेंट ईयर माना जाएगा। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनकी सुना जब फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इसका मतलब है मान लीजिए आपने ग्रुप ऑफ पीपल कोई मेला और ज्वाइंट वेंचर किया कुछ दिन के लिए, उसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन कोई एक आप लोग फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, तब किससे टैक्स कलेक्ट करेगा? तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये सब आप तब क्या करेगा, तब आपको प्रीवियस ईयर इक्वल टू असेसमेंट ईयर पकड़ के आपको टैक्स कराएगा। सो दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ द नेक्स्ट जनरल रूल, दैट इज एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर पर्पस। बिजनेस अगर पर्टिकुलर पर्पस के लिए कर रहा है एंड likely to dissolve the business, बिजनेस को डिसॉल्व करना चाहता है, देन प्रीवियस ईयर इक्वल टू असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द प्रीवियस ईयर, व्हाट इज द असेसमेंट ईयर, एक्सेप्शन ऑफ द जनरल रूल प्रीवियस ईयर इक्वल टू असेसमेंट ईयर। तो यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोग बोलिए। 5 नंबर सर वाला 4 और 5 पॉइंट अलग कैसे है सर? डिसकंटिन्यूड बिजनेस का अलग नेचर है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस मतलब ये डिसकंटिन्यूड बिजनेस अगर चला रहे हो, डिसकंटिन्यूड बिजनेस नॉर्मली बोला जाता है कंपनी के लिए। अगर कंपनी डिसकंटिन्यू करना चाहता है, कोई बिजनेस अगर डिसकंटिन्यू होता है तो ये,
और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये बिजनेस के लिए भी हो सकता है और अदर पर्पस के लिए भी हो सकता है, जहां से इनकम जनरेट हो रहा है, वो नेसेसरी नहीं है बिजनेस है, तो वहां पर भी असेसमेंट ईयर इक्वल टू प्रीवियस ईयर माना जाएगा। यहां पर क्वेश्चन के तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ द जनरल रूल। वहां पर 4 आइटम, एनी 4 आइटम आप याद रखेगा, मैंने 5 लिख दिया, एनी 4 आइटम आप अच्छी तरह से याद करके रखेंगे। आई थिंक एग्जांपल जो है आपके लिए काम में आ जाएगा। सर बोलो। फाइनेंशियल ईयर बना क्यों है सर? 1 जनवरी से दिसंबर तक जाने से तो सही था ना? ना, मतलब 1 अप्रैल से यही इसको जनवरी मार्च टू अप्रैल फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो इसी कारण के लिए, बिकॉज बजट हम लोगों का, इसका और एक भी कारण है, बजट होता है एट द मंथ ऑफ द मार्च, तो अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल होगा और नेचुरली उस ईयर का ही फाइनेंशियल एक्ट आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आप लोगों ने एक चीज पूछा था उस दिन, मैंने नहीं बताया था, दैट इज सर ये रेट आपको कहां से मिलता है। चलिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं, रिक्विजिट्स टू कंप्यूट टैक्स करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता है। फर्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जहां पर आपको बोल दिया गया है कौन सा इनकम चार्जेबल होगा, क्या होगा, कब कैसे टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म होगा, अगर टैक्स नहीं देते हैं तो उसका क्या तरीका होगा। मैंने बोला था ना, विदाउट एक्ट कोई अथॉरिटी आपके ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन। नंबर 2, इनकम टैक्स रूल्स, ये इनकम टैक्स रूल्स क्या है। इनकम टैक्स में आपको बोला है एम्प्लॉयर आपको अगर एम्प्लॉय को अगर कार देता है, बड़ा बड़ा कंपनी में आपको मिलेगा, कार आपको देगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा एज ए परक्यूजिट्स। लेकिन ये डिफाइन नहीं किया कि किसके, मतलब कार के ऊपर तो टैक्स देंगे, लेकिन कैसे वैल्यूएशन होगा। तो वैल्यूएशन इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पर नहीं लिखा है। वैल्यूएशन रूल कहां पर रेफर किया है? इनकम टैक्स रूल्स में। एक्ट में बोला है एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कार देता है एज ए परक्यूजिट टैक्सेबल होगा। कैसे, कौन सा अमाउंट के ऊपर टैक्सेबल होगा नहीं बोला है। एक छोटा ऑल्टो देगा उसके ऊपर भी टैक्स होगा, मर्सिडीज बेंच चढ़ने के लिए देगा तब भी टैक्स होगा, लेकिन बेसिस क्या होगा वो नहीं बोला है। तो वो इनकम टैक्स रूल्स में बोला है। तो इनकम टैक्स रूल छोड़ के अब इनकम टैक्स एक्ट अधूरा है। इनकम टैक्स कैसे टैक्स होगा वो बोल दिया है, कैसे वैल्यू करके टैक्स होगा वो भी बोल दिया है, क्या टैक्स होगा बोल दिया है, कैसे टैक्स का वैल्यूएशन होगा वो रूल्स में बोल दिया है। लेकिन कौन सा रेट में टैक्स देगा? फिनांस एक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब जिस प्रीवियस ईयर का आपका इनकम, उस प्रीवियस ईयर का आपका फिनांस एक्ट देखना पड़ेगा। आवर फिनांस एक्ट एप्लीकेबल कौन है? एप्लीकेबल फिनांस एक्ट हर साल में ही फिनांस एक्ट आता है, फिर जो बजट में पेश करते हैं। एप्लीकेबल फिनांस एक्ट 2021 मतलब 2021 के शुरू में ही, अप्रैल से शुरू होता है, उससे पहले ही फिनांस एक्ट निकल जाता है। उसके बेसिस आप जान लीजिए कितना आपका इनकम के ऊपर कितना रेट का टैक्स होगा, अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिए। ओके। 4, सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। नॉर्मली जुलाई में आपको एक्ट में बोला है 31 जुलाई में आपको टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का।
लेकिन क्या हुआ, कोरोना के टाइम में एक्सटेंड करके 1 साल बढ़ा दिया था, मतलब दिसंबर तक कर दिया था। तो दिसंबर तक करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ा, ये जो एक्सटेंशन हो तो एक्ट में नहीं था, वो कहां पर आया, सर्कुलर और नोटिफिकेशन। कौन दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स। क्लियर बेटा, दैट इज CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। लास्ट जजमेंट of high court and SC, Supreme Court, जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारा मैटर के ऊपर जहां पर खूब टिप्पणी होता है। पहले मैटर मान लीजिए आप किसी के ऊपर टैक्स करना चाहते हैं, उसका कहने का मतलब है ना ये तो टैक्स नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, टैक्स नहीं होगा, तो टैक्स अगर नहीं होगा तो मैटर झमेला में आ गया। असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है उस इनकम के ऊपर टैक्स होगा, आप बोल रहे हैं आपका कहने का मतलब है ना वो इनकम के ऊपर टैक्स नहीं होगा। मैटर इतना झमेला हुआ, मैटर पहले इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स में गया है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट का खुद का ट्राइब्यूनल्स है, मतलब ट्राइब्यूनल्स मतलब छोटा कोर्ट। वहां पर मैटर डिसीजन अगर होता है तो ठीक है, दोनों पार्टी मान लेता है तो ठीक है, अगर दोनों पार्टी नहीं मानता है तो मैटर जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगर मैटर सुलझ गया तो ठीक है, हाई कोर्ट में का राय अगर जो डिसीजन है अगर दोनों पार्टी एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है। अगर हाई कोर्ट में भी अगर दोनों पार्टी एक्सेप्ट नहीं करता है तो मैटर कहां पर जाएगा, पूरा मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर फाइनली डिसाइड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वही फाइनल है, उसका क्रॉस कुछ नहीं हो सकता है। तो जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन दिस कनेक्शन में भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल आपको मैं ही पढ़ाऊंगा जहां पर आप देखेंगे प्रोविडेंट फंड में अगर 12% से ऊपर सैलरी का अगर कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर आपके नाम पे तो टैक्सेबल होगा। लेकिन रूल में एक्ट में कहीं पर ये 12% ऑफ सैलरी बोला है, लेकिन सैलरी का मतलब नहीं बोला है। आई रिपीट, 12% ऑफ सैलरी बोला है लेकिन सैलरी का मतलब कहीं पर नहीं बोला है। सिंस सैलरी का मतलब कहीं पर नहीं बोला है तो ये सैलरी का मतलब जेस्टेटना डुप्लीकेटर का एक केस हुआ था जहां पर सो ऑनरेबल और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, दैट इज सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। ये 3 कंपोनेंट भी सैलरी में आएगा इस कैलकुलेशन के लिए, लेकिन ये कहीं पर नहीं था, एक्ट में भी नहीं था, रूल में भी नहीं था। तो आपको कैसे पता चलेगा 12% ऑफ सैलरी, तो ये सैलरी का मतलब उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, देन ये दैट आर फॉलोइंग। सो दैट इज द रिक्विजिट्स ऑफ कंप्यूट टैक्स। तो इनका एक टैक्स करने के लिए, क्या बनाने के लिए, पकाने के लिए, कंप्यूट करने के लिए क्या क्या लगेगा, 5 इंग्रेडिएंट्स का जरूरत है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, रेस्पेक्टिव ईयर का फाइनेंस एक्ट। क्यों फाइनेंस एक्ट लगेगा सर, फाइनेंस एक्ट में मुझे क्या मिलेगा, रेट मिल जाएगा, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ CBDT एंड जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यही आपको मिलेगा, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। नेक्स्ट, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट बेटा? सर बोलो सर, इनकम टैक्स रूल में क्या हुआ सर, एक बार बता दिए तो। इनकम टैक्स रूल में आपका वैल्यूएशन का प्रोसेस रहता है। मैंने एक दिन ज्ञान दिया आपको, भाई आपको अच्छा तरह पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मैं अगर क्लास में ही कुछ नहीं पढ़ाता हूं तो ये ज्ञान का क्या मतलब हुआ सर? आपने बोला सब स्टूडेंट को आप ट्यूशन मत पढ़िए, आप बोल रहे हैं क्लास के टाइम आप क्लास कराते नहीं है, सिर्फ एक नोट्स देके छोड़ देते हैं, इससे क्या हम लोगों का सिलेबस खत्म होगा, प्लस हम लोगों का पढ़ाई लिखाई होगा? नहीं होगा। तो वैल्यूएशन के टाइम हम लोगों को वैल्यूएशन का रूल जानना चाहिए। वो रूल आपको क्या करेगा, आपको वो पॉइंट को दर्शाएगा कैसे आपका वैल्यूएशन करेगा। आप जानते हैं अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर एक कार देता है
ट्रैवल करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए वो टैक्सेबल है, लेकिन कैसे टैक्स होगा वो नहीं बताया है। वो कहां पर होगा? वैल्यूएशन रूल में वो लिखित है, ऑन दैट बेसिस उसका वैल्यूएशन होगा। आप जानते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर रहने के लिए मकान देता है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन मकान का कैसे वैल्यूएशन होगा वो नहीं बताया। वो कहां पर होगा? वो वैल्यूएशन रूल में पता है, वहां से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। यस सर। नाउ सर 3 नंबर बताइए ना एक बार। कौन सा बेटा बोल? 3 सर नंबर। असेसमेंट नंबर सर 5 पॉइंट नंबर। चार बोल बेटा, कौन सा? सर असेसमेंट वाला है ना सर 5 नंबर। 5 नंबर, जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। 3 नंबर सर। फिनांस एक्ट, तुमको टैक्स तुमने कैलकुलेट कर लिया, टैक्स मतलब टोटल इनकम कंप्यूट कर लिया, लेकिन टोटल इनकम कंप्यूट करने के बाद जो टैक्स निकालोगे उसके लिए तो रेट लगेगा, टैक्स रेट लगेगा। ये रेट फिनांस एक्ट में भी नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पर रेट नहीं है, इनकम टैक्स रूल में भी कहीं नहीं है। तो रेट आपको कहां मिलेगा? हर साल में फिनांस एक्ट में रेट दिया जाता है, गवर्नमेंट बजट में उसका रेट डिक्लेयर करता है, फिनांस एक्ट में डिक्लेयर करता है, तो ही रेट एप्लीकेबल होगा। तो आपका प्रीवियस ईयर 2021 है, तो 2021 प्रीवियस ईयर में जो फिनांस एक्ट एप्लीकेबल था वही होगा, उससे पहले वाला नहीं होगा। ठीक है चांद? मतलब सर जो पिछला साल रेट था वो इस साल भी रहेगा? पिछला साल का अगर वही फिनांस एक्ट, मतलब जिस फिनांस प्रीवियस ईयर में काम कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर में जो फिनांस एक्ट एप्लीकेबल है, उस फिनांस एक्ट में आपका इनकम टैक्स का रेट के बारे में जो बताया गया है वही रेट एप्लीकेबल होगा। उससे पहले फिनांस एक्ट में क्या रेट है देखना नहीं है, उस ईयर में जो रेट बोला है वही एप्लीकेबल होगा। आपका क्लास में मैंने उसी रेट दिया था, 2,50,000 से तक नील, 2,50,000 से तो 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 10%, यही रेट मैंने दिया था, 20%। और वहां पर मैंने और एक भी वर्ड लिखा था न्यू रेजिम, मैंने वो भी बोल दिया। और अभी तुम लोगों का हम लोग नहीं कराएंगे, सिलेबस में नहीं है न्यू रेजिम का बारे में। जब मेरा क्लास खत्म हो जाएगा तब मैं न्यू रेजिम के बारे में आपको बताऊंगा। ये आपको कहां मिला? फाइनेंशियल ईयर 1920 में ये नहीं था, 2021 फाइनेंशियल ईयर में था, और आप लोग 2021 में काम करेंगे, दैट्स व्हाई आपको सीखना पड़ेगा। मतलब सर, सर टैक्स fourth point, रेट हर साल चेंज होता है सर? हर साल चेंज होता है, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू प्लान करता है, इसलिए चेंज करता है। और चेंज भी सर कर सकता है, अनचेंज भी रख सकता है, इस बार सर अनचेंज हुआ है। सर इनकम टैक्स एक्ट में सर रेट भी नहीं है, वैल्यूएशन भी नहीं, तो एक्ट में है क्या? एक्ट में है, कौन कौन सा इनकम चार्ज होगा मैं बोलूंगा, एक्ट में क्या क्या है, वेट करो, धीरे धीरे आएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस वैल्यूएशन में नहीं है, फिनांस एक्ट में नहीं है, तो कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करोगे? कहां पर है? इनकम टैक्स एक्ट में है। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम टैक्सेबल होगा, कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा? कहां लिखा है? वैल्यूएशन में नहीं लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है। सर 4th पॉइंट समझाइए ना एक बार। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। सर 4th पॉइंट। हाँ, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन मतलब सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है जो पूरा टैक्स मैकेनिज्म को मिनिस्ट्री के अंडर में डील करता है। तो सीबीडीटी क्या करता है? सिचुएशन देख के कुछ कुछ नोटिफिकेशन यूज करता है, टाइम लिमिट बढ़ा देता है, टाइम लिमिट को चेंज कर देता है, कुछ एग्जेम्पशन दे देता है। ये सब काम नोटिफिकेशन कौन करता है, नोटिफाई कौन करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वो अगर आपके ऊपर कोई नोटिफिकेशन देके कुछ करने के लिए बोलता है, रेट चेंज कर दिया, 12% से 11% कर दिया, तो ये हम लोग मान के चलेंगे ये लागू हो जाएगा, मतलब ये भी सिमिलर टू एक्ट की तरह ट्रीट करेगा। नोटिफिकेशन सर्कुलर्स बोला गया है 31 जुलाई के भीतर अगर रिटर्न जमा नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन सर्कुलर देके इस साल में बोल दिया है कोरोना के लिए दिसंबर तक कर दिया। इसका मतलब है मैंने ही रिटर्न फाइल किया है दिसंबर महीने में, तो लॉजिकली तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, नहीं लगा। क्यों? नोटिफिकेशन है। क्या नोटिफिकेशन है? आपका रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट एक्सटेंड करके दिसंबर तक कर दिया गया है। दैट इज सर इसमें नोटिफिकेशन। इंटरेस्ट का सर रेट फिक्स नहीं रहेगा? रेट जो बोल दिया है फिनांस एक्ट में, 1920 में फिनांस एक्ट में जो रेट बोल दिया था वही फॉलो होगा।
हार्डशिप सिचुएशन में तो ये पॉसिबल नहीं है फिर से एक्ट बनाया जाए। तब क्या पावर दिया गया है, नोटिफिकेशन देके, सर्कुलर देके गवर्नमेंट ये कर सकता है, ये पावर गवर्नमेंट के पास है। ठीक है सर हाँ, जब लेट टैक्स पे करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो एडवांस में कुछ मिलता है? ना ना, एडवांस तो आपको देना ही पड़ेगा, तो रूल में है, इनकम टैक्स एक्ट में है। इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है, मैं जानता हूं प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में ही असेसमेंट होगा और उसका टैक्स असेसमेंट ईयर में ही देना पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको एडवांस में ही आपका टैक्स देना पड़ेगा। असेसमेंट बाद में होगा, पहले टैक्स दे दीजिए, ट्यूशन का फीस पहले दे दीजिए, बाद में पढ़ेंगे। ये इनकम टैक्स एक्ट में ही है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो सर एडवांस फीस किस टाइम देना होगा सर? वो जब पढ़ाऊंगा तब बोलूंगा। 10,000 से ऊपर अगर ईयर का आपका टोटल टैक्स होता है, उससे ज्यादा तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। ओके ओके, कोई डाउट? नो सर। हो सर। फाइन, मैंने टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम पहले ही करा दिया, उसके बारे में अब चर्चा नहीं करूंगा। यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास को बंद करूंगा। यस सर, ठीक है।